13 सितंबर 2008 शनिवार की शाम। दिल्ली की हवा में हल्की सी उमस थी। लोग रोज की तरह बाजारों में थे। कोई खरीदारी कर रहा था, कोई परिवार के साथ चाट खा रहा था, कोई बस यूं ही टहल रहा था। राजधानी की रफ्तार सामान्य थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वही रफ्तार चीखों, सायरनों और दहशत में बदलने वाली है। शाम लगभग 6:07 करोल बाग के गफ्फार मार्केट में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहले एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक गया, फिर धुएं का गुबार उठा और लोगों की चीखें उस सन्नाटे को चीरती हुई फैल गईं। जमीन पर खून था, टूटे शीशे थे, बिखरे सामान थे और लोग भाग रहे थे, बिना ये जाने कि वे किससे भाग रहे हैं। किसी को लगा गैस सिलेंडर फटा होगा, किसी ने कहा शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहले धमाके के कुछ ही मिनट बाद कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल, 12 खंबा रोड के पास दूसरा धमाका, फिर सेंट्रल पार्क के आसपास तीसरा। लोग जो पहले धमाके की खबर सुनकर घबराए ही थे, अब समझ गए कि ये कोई हादसा नहीं, कुछ और है। फिर ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के एम ब्लॉक मार्केट में धमाका, गोविंदपुरी में धमाका, एक के बाद एक 5 धमाके कुछ ही मिनटों में। पूरी दिल्ली जैसे दहशत के साए में आ गई। उस शाम 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से अधिक लोग घायल हुए, लेकिन सवाल एक था, कौन? धमाकों के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। बम स्क्वाड, फॉरेंसिक टीमें, एम्बुलेंस, हर जगह अफरा तफरी थी। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई। हर कोई जवाब चाहता था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ जगहों से एक अजीब सुराग मिला। बम साइकिलों पर रखे गए थे। साइकिल की टोकरी में पैक्ड डिब्बे, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर डिवाइस और बॉल बेयरिंग भरे थे। ये कोई आम अपराधी का काम नहीं था, ये सुनियोजित हमला था। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने जांच की दिशा बदल दी। धमाकों से कुछ ही मिनट पहले कई मीडिया हाउसेस को एक ईमेल मिला था। उसमें हमले की जिम्मेदारी हो गई थी। नाम था इंडियन मुजाहिदीन। ईमेल में भारत के खिलाफ, लेकिन असली खेल उस ईमेल में छिपा था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने तुरंत उस ईमेल की ट्रेसिंग शुरू की। IP एड्रेस का पता लगाया। शुरुआत में लगा कि ये किसी साइबर कैफे से भेजा गया है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि ईमेल एक वाईफाई नेटवर्क के जरिए भेजा गया था, जो किसी और का था। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आया। मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने वाले एक अमेरिकी नागरिक के वाईफाई नेट 18 सितंबर 2008 धमाकों के 5 दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बटला हाउस में छापा मारा। अंदर मौजूद थे आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद और अन्य साथी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। जो हुआ उसे बाद में बटला हाउस एनकाउंटर कहा गया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए। 2 संदिग्ध भाग निकले, एक गिरफ्तार हुआ। पूरे देश में ये घटना चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने इसे साहसी कार्रवाई बताया, कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ा ब्रेक थ्रू था। मारे गए आतिफ अमीन को इंडियन मुजाहिदीन का अहम सदस्य बताया गया। उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेजों से कई अहम जानकारियां मिली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से नेटवर्क का विस्तार सामने आने लगा। धीरे धीरे नाम सामने आए। रियाज भटकल, इकबाल भटकल, यासीन भटकल। ये वही लोग थे जो इंडियन मुजाहिदीन के कथित मास्टरमाइंड माने गए। जांच से पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन प्रतिबंधित संगठन सिमी के कुछ पूर्व सदस्यों का नेटवर्क था। उनका मकसद था भारत के बड़े शहरों में सिलसिलेवार धमाके करना और डर फैलाना। लेकिन वो क्लू जिसने सब बदल दिया, वो सिर्फ ईमेल नहीं था, एक साइकिल दुकान का बिल। जांच में पुलिस को करोल बाग के एक साइकिल विक्रेता का पता चला। उसने बताया कि कुछ युवकों ने एक साथ कई साइकिलें खरीदी थी। उनके हुलिये का विवरण दिया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। किराए के मकान मालिकों से पूछताछ हुई। एक धागा जोड़ते हुए पुलिस नेटवर्क तक पहुंचती गई। कुछ महीनों में कई गिरफ्तारियां हुई, अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई। इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल धीरे धीरे उजागर हुआ। बाद के वर्षों में
यासीन भटकल को 2013 में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और अन्य धमाकों के मामलों में मुकदमे चले। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में अदालत ने कई आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने माना कि यह सुनियोजित आतंकी साजिश थी जिसका मकसद अधिकतम जनहानि और दहशत फैलाना था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे मार्मिक हिस्सा था आम लोगों की जिंदगी का टूट जाना। करोल बाग का वो दुकानदार जिसने अपने बेटे को खो दिया, कनॉट प्लेस में घूमने आई वो लड़की जो कभी घर वापस नहीं लौटी, ग्रेटर कैलाश की वो शाम जो हमेशा के लिए खून से रंग गई। दिल्ली ने पहले भी हमले झेले थे, 2005 के दिवाली ब्लास्ट, 2001 का संसद हमला, लेकिन 2008 ने राजधानी को फिर याद दिलाया कि आतंकवाद का चेहरा कितना क्रूर होता है। और फिर भी उस दहशत के बीच एक और कहानी थी, साहस की। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर, खून से लथपथ अजनबियों को उठाकर ले जाते राहगीर, डॉक्टर और नर्सें जिन्होंने रात भर ऑपरेशन किए, पुलिस अधिकारी जिन्होंने जान जोखिम में डालकर मुठभेड़ की। एक क्लू से शुरू हुई जांच ने एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 13 सितंबर 2008 की वो शाम अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस दिन की आवाजें, धमाकों की गूंज, सायरनों की चीख और लोगों की पुकार आज भी दिल्ली की यादों में कहीं न कहीं जिंदा है। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक परीक्षा थी सिस्टम की, सुरक्षा एजेंसियों की और समाज की। और उस एक क्लू ने सच तक पहुंचने का रास्ता दिखाया।
क्या निर्णय में हुई देरी ने आतंकियों को बढ़त दी, या फिर उस वक्त कोई और रास्ता था ही नहीं? कंधार हाईजैक सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां भारत ने मानव जीवन और राष्ट्रीय नीति के बीच सबसे कठिन चुनाव किया। और कभी कभी इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि कुछ फैसले जीत या हार से नहीं, बल्कि उनके दूरगामी असर से पहचाने जाते हैं। उस सर्द दिसंबर की रात ने हमें सिखाया, जब आसमान में उड़ता एक जहाज